जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल कलो करो तलवार का, पड़न रहन दो म्यान। तो दोस्तों कबीर दास जी ने ये कहा है, कबीर जी ने ये कहा है, ये क्यों कहा है? जाति आधारित, धर्म आधारित जो बातें राजनीतिक स्तर पर की जाती हैं, उसको आज हम लोग अगर इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछ लिए जाए एग्जाम में, तो आप कैसे उसको बैलेंस करेंगे? और ज्यादातर लोग जो है इसमें भावनाओं में बह जाते हैं। जातिगत जनगणना पर जो कि बिहार में अभी हाल ही में हुई है, और उससे हमारा प्रश्न नहीं है। प्रश्न हमारा ये है कि क्या जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जातिगत जनगणना का इतिहास क्या है, और जातिगत जनगणना के पक्ष और विपक्ष में तर्क लिखिए। दोस्तों आप सभी के इतने प्यार और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी को बता दूं कि बहुत सारी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं ऐप पर। जो है आज पिछले 4 दिनों का जो है सारा वीडियो और प्रश्न और उसके उत्तर भी आपको अपलोड कर दिए गए हैं। जो लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं, अगर उनको कोई भी ऐप पर यूज करने में समस्या आ रही हो, तो आप जो है हमें, ये सारी क्लासेज ऐप पर होंगी, 2 दिन और क्लासेज यहाँ पर निःशुल्क रहेंगी। बाकी यहाँ पर अब शॉर्ट्स बनेंगे और आपको प्रश्न बता दिए जाएंगे, और वो भी रेगुलर नहीं बताए जाएंगे आपको। ये 75 दिन रेगुलर आपको ऐप पर मिलेंगे। तो जो लोग भी ये सोच रहे हैं कि सारी चीजें यहाँ पर यूट्यूब पर मिल जाएंगी, कुछ लोग एडमिशन लेकर के भी मैसेज कर रहे हैं कि सर जब सब कुछ अब यूट्यूब पर है तो मैं जो है कैसे एडमिशन लूँ, हमें तो फ्री में सब कुछ मिल रहा है। तो ये ऐसा नहीं है, ये डेमो क्लासेज, ठीक है ना। बाकी हम 75 दिन लगातार लगे रहेंगे और आप सभी के सामने। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपके प्यार और सहयोग के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों यहां पर हमें ध्यान क्या रखना है कि पहले प्रश्न पूछा क्या जाता है, पूछा क्या गया है। अब पूछा गया है आपसे जातिगत जनगणना, ठीक है ना। जातिगत जनगणना पूछी गई है, ना कि आपसे पूछा गया है बिहार में जातिगत जनगणना। तो बहुत सारे ऐसे मेधावी लोग होंगे जो क्या करेंगे, यहां पर जातिगत जनगणना के ऐतिहासिक पक्ष को न बताते हुए सीधे सीधे बिहार में जातिगत आंकड़े बताने लगेंगे, और ये आपकी सबसे पहली गलती होगी, ठीक है ना। हमें यहाँ बिहार के जातिगत जनगणना से कोई मतलब नहीं है, उसके जो रिजल्ट आए हैं उससे भी बहुत मतलब नहीं, ठीक है ना। लेकिन बस एक लाइन हमें लिखना है कि अभी हाल ही में बिहार में जातिगत जनगणना हुई है, जिसको लेकर के मुद्दा फिर से चर्चा में, ठीक है ना। जातिगत जनगणना का हमें क्या करना है, पहले फ्रेमिंग करनी है इसको। पहले हमें क्या करना है, फ्रेमिंग करनी है, ठीक है ना। फ्रेमिंग इन द सेंस कि आपको ड्राफ्टिंग करनी है। आपको फ्रेमिंग या ड्राफ्टिंग जो भी आप बोलते हो, इसका एक मसौदा बनाना है। मसौदा बोलते हैं ना जिसको, मसौदा बन। इसमें पहला इंट्रो। अब इंट्रो सिर्फ इतना रहेगा कि जातिगत जनगणना का इतिहास पुराना रहा है, और इसके इतिहास के बारे में हम निम्नलिखित रूप से देख सकते हैं, ठीक है ना। पहले हम बात करेंगे ऐतिहासिक पक्ष की, ठीक है ना। हमारे यहाँ जातिगत जनगणना क्या है, तो जातिगत जनगणना का पहले चाहे तो आप जातिगत जनगणना को हम समझ सकते हैं कि किस रूप में, कि जाति आधारित जो है जनगणना हमारी जो होती है, उसमें जाति जो हमारे भारत में जातियां हैं उनके आधार पर अगर गणना हो, जो हमारा सेंसस होता है, उसको हम जातिगत जनगणना कहते हैं, ठीक है ना। इसका इतिहास बहुत पुराना रहा है। 1921 में एक बार जातिगत जनगणना हुई थी लास्ट टाइम, और उसके बाद कभी भी नहीं हुई है। बिहार एक पहला राज्य है जिसने जाति आधारित जो है जनगणना की। उसके बीच में कुछ और चीजें हैं जो हम दिखाएंगे। तो इंट्रो के बाद जो है सीधे मेन बॉडी पे आपको आ जाना है। मेन बॉडी क्या है, मेन बॉडी जो है यही है। इसका इतिहास हम बता देंगे इंट्रो में ही, ठीक है ना। एक लाइन लिख करके इतिहास बता देंगे। इतिहास को 2 भागों में बांट करके 1931 सेंसस के बारे में बात करेंगे, और साथ ही बात करेंगे आपके 1941 में कुछ बात हुई थी, 1951 में बात हुई थी, लेकिन इसको नकार दिया गया था सरकार ने, ठीक है ना। SC ST के सेंसस के अलावा कोई भी जाति आधारित जनगणना हमारे यहाँ की गई है, लेकिन आंकड़े नहीं जारी किए गए, ठीक है ना। 1953 में काका केलकर आयोग भी बना। 1953 में काका केलकर आयोग, ठीक है ना। ये आप इनके बारे में थोड़ा सा बता देंगे। ये मेन बॉडी में ही, इंट्रो के बाद जो है ये मेन बॉडी का ही एक हिस्सा रहेगा इतिहास, ठीक है ना। इतिहास जो है मेन बॉडी का ही हिस्सा रहेगा। इतिहास बताने के बाद जो है 1921 के जनगणना का ही जो आंकड़ा है वो काका केलकर आयोग ने लिया था, ठीक है ना। और ये इसमें जातिगत को आर्थिक हुआ था, पिछड़ेपन का आधार जो है जातिगत था या आर्थिक था, इसको जो है
इग्नोर किया गया था, इसको जो है स्पष्ट नहीं किया गया था। लेकिन 1978 में मंडल कमीशन, ठीक है ना, 1978 में मंडल कमीशन ने इनको कुल आबादी में जो पिछड़ों का हिस्सा है यानी कि ओबीसी का हिस्सा है उसको उजागर किया था, और इसके माध्यम से जातियां बताई थी कुल कितनी जातियां हैं, और उन आधार पर जो है माना गया था कि ओबीसी जातियां जो है 51% है पूरे भारत में, और इसमें इनको 27% आरक्षण जो है मंडल कमीशन के आधार पर वीपी सरकार ने दी। ठीक है ना, वीपी सरकार। ये आपको इतना जो है इतिहास में लिख देना। अब यहां पर आता है मेन बॉडी में पक्ष में तर्क, दूसरा आता है पक्ष में तर्क, यानी कि इसके पक्ष में क्या क्या तर्क होने। अब पक्ष में क्या तर्क हो सकता है दोस्तों, तो आप ये बता सकते हैं कि अगर हमें जाति आधारित पता चले तो हम एक पहला काम कह सकते हैं कि सरकारी योजनाएं, जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं इसको हम सही से बांट सकते हैं, गरीबी, भूखमरी आदि के आंकड़े इकट्ठा कर सकते हैं, साथ ही इनको जो है सहयोग हम कर सकते हैं, साथ ही जो आरक्षण जो है आरक्षण का लाभ किसे मिल रहा है किसे नहीं मिल रहा है इस पर भी बात की जा सकती है। ये आंकड़े जब पता चल जाएंगे कि किसकी आर्थिक स्थिति क्या है और हम किसको क्या सहयोग कर सकते हैं, तो ये बहुत सरकार के लिए बहुत कारगर साबित हो सकता है। ठीक है ना, लेकिन क्या यह ऐसे ही लागू किया गया है जिस तरीके से बिहार में ये कराया गया है, उसका जो मूल मकसद क्या है कि इसका राजनीतिक लाभ लेना। ठीक है ना, तो विपक्ष में तर्क भी हम देंगे। विपक्ष में तर्क जो है हमें बहुत ज्यादा नहीं करना है। ठीक है ना, हमें सिर्फ ये बता देना है कि भाई इसमें क्या है विपक्ष में तर्क में कि विभिन्न जातियों के बीच जो है संख्या को लेकर के वर्चस्व की लड़ाई एक समस्या आ जाएगी, वर्चस्व की लड़ाई। ठीक है ना, अभी देखिए बहुत सारा विवाद जो है बिहार में शुरू हो गया। कितने विवाद शुरू हुए हैं, कोयरी समाज जो है, और कोयरी समाज कह रहा है कि हमारा जो रिप्रेजेंटेशन 12%, जबकि आंकड़ों में आया है 4%, तो बोला गया है कि ये घोटाला हुआ। ठीक है ना, उसी प्रकार से सोनी समाज, जिसको हम बोल सकते हैं सोनार, या कोई भी अन्य समाज जो है, कई समाज जो है अपना अपना झंडा बुलंद कर रहे हैं। इससे क्या है कि हमारे समाज में वैमनस्य की लड़ाई होगी। क्या आरक्षण को, ठीक है ना, आरक्षण को अगर 50% से आगे किया जा सकता है या नहीं करता है, एक नई बहस शुरू हो जाएगी। 1990 और उसके बाद जो लड़ाई जो छिड़ी थी, खास करके जो है ओबीसी और अन्य लोगों के बीच, छात्रों ने बहुत सारी आत्महत्या की थी मंडल कमीशन का रिपोर्ट लागू करने के बाद। तो इसमें क्या है कि जाति जो है एक क्या है संवेगात्मक तत्व है। ठीक है ना, अगर जाति आधारित जनगणना जो है सामरिक और राजनीतिक दुष्प्रभाव से बचा ली जाए तो ही इसका काम होगा, लेकिन ये दुष्प्रभाव से बचेगी नहीं, क्योंकि माना जा रहा है 63% रिप्रेजेंटेशन ओबीसी का है। तो रिप्रेजेंटेशन के आधार पर जो है उन्हें आरक्षण की मांग को बढ़ावा मिलेगा। क्षेत्रीय पार्टियां जिनका और कोई टारगेट नहीं होता है, वह किसी समुदाय को लेकर के, किसी विशेष जाति को लेकर के अपना एक पार्टी बना लेते हैं, जैसे कि बिहार में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड, छत्तीसगढ़ में काफी चलता है। और इन पार्टियों का एकमात्र मकसद होता है अपने रोटी सेकना। वो कभी बीजेपी में रहेंगी, कभी कांग्रेस में रहेंगी, कभी जो है आपके समाजवादी पार्टी में रहेंगी, कभी जो है बहुजन में रहेंगी, और कभी कभी बहुजन, ये बड़ी बड़ी पार्टियां भी क्या करती हैं, अपने समाज के हित को छोड़ करके, अपने राजनीतिक लाभ को लेकर के उनसे गठबंधन कर लेती हैं जिनको ये लाभ नहीं मिलना चाहिए, जिनको जो इसका विरोध करते थे। ठीक है ना, तो चलिए इसमें हम बात करेंगे। ये ड्राफ्टिंग हो गई, लास्ट में निष्कर्ष लिखेंगे कि ये जनगणना जो है सही है, लेकिन आंकड़ों का उपयोग जो है हमारे जो जनता है उसकी भलाई के रूप में करना चाहिए, ना कि राजनीतिक उद्देश्य से। ये आप निष्कर्ष करके लिख देंगे। ठीक है ना, बैलेंस आंसर लिखेंगे, ऐसी बातें नहीं लिखेंगे जिससे कि किसी भी समाज को, किसी भी जाति को, किसी भी धर्म को क्षति पहुंचे। ठीक है ना, तो प्रस्तावना शुरू करेंगे क्या कि जातिगत जनगणना का इतिहास बहुत पुराना है। ठीक है ना, जातिगत जनगणना का इतिहास बहुत पुराना है।
अब ये इतिहास जो है कब तक है? जब भी जनगणना की बात होती है, जब भी जनगणना की बात होती है, यह मुद्दा यानी कि जातिगत जनगणना, यह मुद्दा अवश्य उठाया जाता है। अवश्य उठाया जाता है। ठीक है ना, जिसे हम निम्न रूप से देख सकते हैं कि इतिहास को हम निम्न रूप में देख सकते हैं। पहला क्या है? पहली बार जो है ऐतिहासिक जनगणना जो हुई थी वो कब हुई थी? वह 1931 में जातिगत जनगणना हुई। पहली और आखिरी बार कह सकते हैं, आखिरी बार 1931 में हुई। तथा इसके आंकड़े भी जारी हुए। ठीक है ना। अब ये आंकड़े जारी कैसे होते हैं, प्रश्न क्या पूछे जाते हैं, इस पर हम लोग किसी और क्लास में बात करेंगे, जिसमें करंट अफेयर्स की आप अगर हमारी क्लास देखते हैं तो उसमें मैंने डिटेल में बताया है क्या होता है, कैसे जनगणना होती है, जातिगत जनगणना कैसे होती है, इस पर सभी बात की गई है। ठीक है ना। 1941 में, ठीक है ना, में भी एक ऐसा ही सर्वे आया था, परंतु आंकड़े जारी नहीं हुए। 1941 में ऐसा ही सर्वे आया, परंतु आंकड़े जारी नहीं। हमें आधे में आपको क्या करना है, इतिहास बताना है। ठीक है ना। तो जो भी ऐतिहासिक फैक्ट हैं, 1951 में इसकी मांग उठी, लेकिन सरदार पटेल जी ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। 1951 में भी जातिगत जनगणना की मांग उठी। मांग उठी थी जिसे सरदार पटेल जी ने खारिज कर दिया। अगला एक फैक्ट क्या हो सकता है कि भाई अब जो है सरकार जो आंकड़े जाती है, परंतु एससी एसटी के आंकड़े जारी होते हैं। ठीक है ना। एससी और एसटी के आंकड़े जारी होते हैं। ठीक है ना, जारी होते हैं। अब इसमें क्या है कि 1953 में काका केलकर आयोग बन। ठीक है ना, एक घटना आप लिखेंगे 1953 में काका केलकर आयोग बना। और जिसने पिछड़े वर्ग का हिसाब लगाया, जिसने पिछड़े वर्ग का हिसाब लगाया, लेकिन इसका जो है आधार
इसका आधार 1921 की जनगणना थी, ठीक है ना, आधार 1921 की जनगणना। इसमें भी एक समस्या थी कि यह आर्थिक आधार पर पिछड़ेपन को बताया गया था इसमें खेलकर आयोग में, या हमारे जो इसमें बताया गया था आर्थिक आधार पर या जातिगत आधार पर बताया गया था, ये स्पष्ट नहीं हुआ था, ठीक है ना। तो इसमें समस्या अभी भी बनी रहे। एक बार थोड़ा सा चलिए, तो यहाँ पर एक 1978 में लास्ट हम यहाँ पर देख लेंगे एक इतिहास के बारे में। 1978 में मंडल कमीशन, मंडल आयोग बना। 1978 में मंडल आयोग ने पिछड़ा की जनगणना करके, पिछड़ों की जनगणना करके उनकी कुल आबादी में हिस्सा 3000 से अधिक जातियां बताई थी उन्होंने। कुल आबादी में हिस्सा कितना प्रतिशत है? लगभग 51% बताया। और इस आधार पर 27% आरक्षण जो है पिछड़ों को दिया गया, ठीक है ना। अब ये हो गया आपका पूरा इतिहास कि जाति का जो इतिहास रहा भारत में, जो चीजें हुई, यूपी सरकार ने फिर इसको लागू किया और 27% आरक्षण जो है जनसंख्या के आधार पर दिया गया, वो 51% का आधार बनाया गया। लेकिन इसके पक्ष में तर्क हम देंगे और विपक्ष में तर्क देंगे, निष्कर्ष लिखेंगे, बस ये दो चीजें आपको करनी, ठीक है ना। मेन बॉडी में पक्ष और विपक्ष में तर्क भी आपको देने। तो पक्ष में तर्क जो है 2 या 3 बिंदु आप दे देंगे पक्ष में तर्क, क्योंकि हमारे यहाँ आरक्षण का आधार जो है जातिगत, गरीबी जो है हमारे यहाँ जातिगत नहीं, ठीक है ना। लेकिन आरक्षण का आधार जातिगत, अगर जातिगत जनगणना आती है तो क्या आरक्षण का जो लाभ कुछ ही, जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, ठीक है ना, कुछ ही जातियों को मिलता है, उसका तर्क संगत वितरण किया जा सकता है। उस पर एक जैसे कि क्रीमी लेयर का प्रावधान किया गया कि और भी प्रावधान किए जा सकते हैं। ये इसके माध्यम से सरकार की, पहली तो हम लिख लेंगे कि सरकार जो है जाति आधारित जनगणना के माध्यम से सरकार जाति आधारित जनगणना के माध्यम से सरकार की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रम सरकार की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रम कार्यक्रम पर्याप्त का पर्याप्त सटीक डेटा मिल जाएगा ये लाभार्थियों पर्याप्त और सटीक डेटा मिल जाएगा। जिससे क्या होगा कि इनका वितरण जो है, अगर कोई जाति जिनको लाभ नहीं मिल रहा है किसी योजना का, जिसको किसी सरकारी, चाहे वो आरक्षण ही क्यों ना हो, सरकारी जो भी योजनाएं हैं, सरकार के जो भी प्रावधान है, वो उनका लाभ किन जातियों को मिल रहा है, किन जातियों को नहीं मिल रहा है, ये काफी महत्वपूर्ण, इससे जानकारी मिल जाएगी। अब जातिगत सर्वे से पिछड़े जातियों में, ठीक है ना, हिंसा कितनी हो रही है,
उन पर अत्याचार क्या हो रहा है? जातिगत सर्वे से पिछड़ी जातियों में हिंसा, हिंसा जाति आधार पर, ठीक है ना, उन पर अत्याचार या अगर कोई उन पर कोई मुद्दे होते हैं, उनको कोई जाति आधारित जो है और जाति आधारित शोषण के आंकड़े मिल जाएंगे, ठीक है ना, जिससे हम देख सकते हैं कि कौन सी जाति जो है जो दबी कुचली, जिसको लाभ देने की अलग से आवश्यकता है, ठीक है ना। ये एक सरकार का लाभ हो सकता है, ये इस आंकड़ों का लाभ हो सकता है। सरकार की विभिन्न नीतियों व सर्वे हेतु जो है पर्याप्त आंकड़े मिल जाएंगे, ठीक है ना। सरकार को विभिन्न नीतियों एवं सर्वे हेतु आंकड़े मिल जाएंगे, जिससे आराम से टारगेटेड जो है काम कर सकती है सरकार। क्लियर है। साथ ही इसमें जो है दोस्तों, आपको ध्यान क्या रखना है, विपक्ष में कुछ तर्क हैं कि भाई इसका मिसयूज हो सकता है, इन आंकड़ों का दुरुपयोग जो है जातिगत आधार पर पार्टी बनाने में किया जा सकता है। फिर संख्या के आधार पर जो है अपने संगठन आदि को अधिक ज़्यादा उनको सरकार में हिस्सेदारी की बात की जा सकती है, जिससे सामाजिक वैमनस्य होगा, ठीक है ना। इसको इसका इन इन आंकड़ों का राजनीतिक दुरुपयोग हो सकता है, ठीक है ना, पहला तो सबसे बड़ा। अब ये दुरुपयोग कौन करेगा? क्षेत्रीय पार्टियां कर देंगी, दबाव समूह करेंगे, जो जातिगत दबाव समूह है। और साथ ही जो जातिगत पार्टियां हैं, जाति आधारित पार्टियां, ये तीनों जो है ये क्या करती हैं, इनको आपसे कोई मतलब नहीं है, आपका वोट लेंगे, ठीक है ना, आपको गरीबी आपकी हटाने के लिए ये सत्ता में आती हैं और आप गरीब के गरीब रह जाते हैं, और ये इनका पूरा खानदान और ये पूरी जो है कुछ इनके रिश्तेदार जो है वो अमीर हो जाते हैं, ठीक है ना। वो क्या है, आपकी लड़ाई के लिए आते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। विभिन्न जातियों के बीच संख्या को लेकर के वर्चस्व की लड़ाई होगी, जो कि शुरू हो गई है बिहार में। विभिन्न जातियों को के बीच संख्या को लेकर वर्चस्व की लड़ाई होगी, हो सकती है। अब कोई जाति कहेगी कि मेरी संख्या सबसे ज्यादा है, तो हम जो है सब पे जुल्म करेंगे, सबसे जो है सब लोग हमसे डरें, सरकार जो है उनके हिसाब से काम करेगी। आपको पता ही है कि टिकट भी उन्हीं के हिसाब से मिलेगा, फिर वो सत्ता में आएंगे, फिर वो संख्या के आधार पर अपने वर्चस्व की लड़ाई रहेंगे। अब चूंकि जाति जो है ना एक संवेगात्मक तत्व है, धार्मिक आधार पर जनगणना हमेशा हुई है, ठीक है ना। जाति जो है एक संवेगात्मक, यानी कि ये बड़ा ही सेंसिटिव मुद्दा है, ठीक है ना, तत्व है। अतः
इसे जो है जाति आधारित जनगणना सामाजिक व राजनीतिक दुष्प्रभाव उत्पन्न कर सकती है। अतः जातिगत जनगणना सामरिक व राजनीतिक सामाजिक व राजनीतिक राजनीतिक वैमनस्य पैदा कर सकती है। जो कि एक जाति से दूसरे जाति को घृणा और इससे जो है इनकी संख्या को लेकर के अत्याचार आदि की जाती है। अब इसका निष्कर्ष आप क्या लिखिए? निष्कर्ष 2-3 लाइन जरूर लिखिए और इसमें अपने व्यू इसके पक्ष में ही देना है। हालांकि ये आंकड़े हैं, इनका उपयोग दुरुपयोग न होकर के हमें इसका सदुपयोग करना है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर आप निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि जातिगत जनगणना का प्रयोग सकारात्मक रूप से होना चाहिए। सकारात्मक रूप से होना चाहिए। केवल जातियों के उद्धार हेतु इसका इसका उपयोग दबी कुचली जातियों के अब दबी कुचली जातियों का अर्थ है सामाजिक रूप, ठीक है ना, जातियों के उद्धार हेतु होना चाहिए ना कि राजनीतिक रोटी सेकने के लिए। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि आप कितने भी किसी भी जाति से हैं, अगर आप गरीब हैं, गरीबी सबसे बड़ी विडंबना है, सबसे बड़ा अभिशाप। अगर आप गरीब हैं, ये गरीब जो है कितना प्रतिशत है? ये गरीब जो है 80%, ठीक है ना। इसको अगर आप सबल बना सकते हैं तो आप जो है कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म, उसके आधार पर आप जनगणना कराइए, चाहे जो भी कराइए, इनको सबल बनाने का अगर आप प्रयास करेंगे, किसी भी जाति में गरीबी ना हो, किसी भी व्यक्ति में गरीबी ना हो, किसी भी धर्म में गरीबी ना हो, इसका अगर हम पालन करेंगे तो हमारा जो है कल्याण होगा, हमारे देश का कल्याण होगा। चाहे आप जनगणना कराएं ना कराएं, वो अलग मुद्दा है। तो इसको हम लोग एक बार मैं समराइज करता हूं दोस्तों। आगे हमारे कुछ कार्यक्रम चल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इससे जुड़ने के लिए। 75 दिवसीय जो है कार्यक्रम हमारा है, वो आप उससे जुड़ ही सकते हैं। पूरे साल के कार्यक्रम से भी आप जुड़ रहे हैं, इससे भी काफी लोग जुड़े हैं, वो कोई भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं। आप सभी लोग जो है इस पे ध्यान दें कि आप पर डे लिखना शुरू करें, ठीक है ना। हमारी 5 दिन की ये डेमो क्लास होगी, उसके बाद ये रेगुलर क्लास यूट्यूब पर नहीं आएगी, ये सब ऐप पर होगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी परेशान ना हो कि आपको सारा कंटेंट जो है फ्री में ही मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये वीकली एसे राइटिंग प्रैक्टिस हो या आपका 75 दिवसीय, ये तो सभी लोग ज्वाइन कर लें। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अगर आप ये 75 दिन फॉलो कर लेते हैं तो आपका पूरा पेमेंट हम वापस भी कर देंगे। यह सिर्फ आप लोगों के सहयोग और प्यार के लिए है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम लोग इसको ज्वाइन करें, और जो लोग भी डॉ में हैं और अन्य प्रोग्राम में हैं, इसको अगर आप करेंगे ना 75 दिन में, आपका प्रीलिम्स का भी बहुत फैक्ट तैयार होगा, ठीक है ना। बहुत सारे फोन कॉल्स आदि आ रहे हैं, जिसके माध्यम से मैं बार बार समझा रहा हूं कि आप लोग पहले लिखना शुरू करिए। जो लोग भी
3 महीने 4 महीने तैयारी कर चुके हैं वो भी लिखना शुरू कर सकते हैं। जो लोग एक बार सिलेबस कोई भी पढ़ चुके हैं ना वो लिख सकते हैं। तो दोस्तों आज हमारा है डे 4 हार्ड चैलेंज का ये चौथा दिन है और इसमें हम लोग आज बात कर रहे हैं इस प्रश्न पर। यह प्रश्न है जातिगत जनगणना के ऐतिहासिक पक्ष का विवरण करते हुए इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क प्रस्तुत करें। इसको हमने डिटेल में ड्राफ्ट किया, देखा। डिस्क्राइबिंग द हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ऑफ द कास्ट सेंसस, प्रेजेंट योर आर्गुमेंट इन फेवर एंड अगेंस्ट इट। ठीक है ना। तो इसमें हमने इतिहास इसका बताना है, इसके पक्ष में तर्क बताने, विपक्ष में तर्क बताने, निष्कर्ष देना है। इंट्रो जो है बहुत सामान्य होगा, जैसा कि मैंने यहाँ पर इंट्रो बताया 2-3 लाइन का। उसके बाद जो है शुरू कर देंगे हम इसका इतिहास। क्लियर है ना। ये इतिहास जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए और इसको फैक्ट के साथ अगर आप लिखेंगे, तथ्यात्मक जानकारी देंगे तो बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। पक्ष में तर्क दे देंगे, 3-4 तर्क जो है अगर आपको याद आ रहे हैं तो आप पक्ष में तर्क देंगे, विपक्ष में तर्क देंगे और एक निष्कर्षतः जो भी हो ये इसका सदुपयोग किया जाए, ना कि दुरुपयोग किया जाए। तो ये रही कंप्लीट जानकारी आज के क्लास की। आशा करता हूं दोस्तों आपको पसंद आई होगी और इसी तरीके की इनोवेटिव क्लासेज और अन्य चीजों के लिए हमारे साथ जुड़े अभियान सिविल सर्विसेज पर। आप सभी के प्यार और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी लोग जो लोग भी जुड़ रहे हैं ना, बिल्कुल धैर्य रखें, लिखते रहें। बिना लिखे जो है आपका काम नहीं होगा। मैं आपसे बार बार यही बोल रहा हूं कि आपको हमारे साथ सिर्फ लिखना है। कितने दिन लिखना है वो आप खुद डिसाइड करिए कि क्या करना है, आप खुद डिसाइड करिए। समझ रहे हैं ना। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि आप इन सब चीजों से आगे निकलिए कि हम जो है प्री निकाल रहे हैं, मेंस नहीं हो रहा है, मेंस निकाल रहे हैं तो इंटरव्यू नहीं हो रहा है, मेंस में अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं। इस सारे ट्रैप से तभी आप निकलेंगे जब आप प्रतिदिन उत्तर लेखन शुरू कर देंगे। प्रतिदिन उत्तर लेखन मैं कह रहा हूं 100 दिन 75 दिन ही में है ना, 100 क्वेश्चन अगर आप लिख दिए तो आप अपने 99% कॉम्पिटिटर को पीछे छोड़ सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।